देखिए, जब कोई व्यक्ति हारने लगता है, उसे लगता है उसकी हार करीब है, तो इस तरीके की फजूल बयानबाजी वो करते हैं। नौकरी के नाम पर, ठेके के नाम पर, नगर पालिकाओं में दुकान के नाम पर, या जो ग्राम सभा की ज़मीन है उसको पट्टे देने के नाम पर ऐसे लोग अब अपना तकाजा करने के लिए इनके घरों का घेराव कर रहे हैं। उनकी हमेशा झूठी फर्जी बातें करने की आदत रही है। नौकरी करना कोई गुनाह नहीं है। उनकी तरफ से ऑफ़र आया था नौकरी का, लेकिन जिसको मैंने ठुकरा दिया उसको वापस कर दी कि मैं ऐसी फर्जी नौकरी नहीं चाहता। रिश्तों को तार तार करना, दो पैसे कमाने की हैसियत ना रखते हुए दूसरे लोगों को लाखों हजारियों रुपए देने की झूठी बातें करना, क्या इसको तेज तर्रार छवि कहते हैं? जनता इन दोनों की लड़ाई में पिस गई और अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी होगा उससे होगा। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ। निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में तमाम संभावित प्रत्याशी तरह तरह के दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं। इसी के चलते आज हम मौजूद हैं नगर निकाय चुनाव की बात करने के लिए प्रोफेसर मोहम्मद राशिद अंसारी जी। उनसे हम जानेंगे, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से टिकट के दावेदार हैं, उनसे जानेंगे नगर की क्या समस्याएं हैं और उनके आगे की क्या रणनीति है। राशिद जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज भाई आपका, और आपके जो श्रोता हैं उन सबको मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। राशिद जी, पहला सवाल मेरा ये है, आप समाजवादी पार्टी से टिकट के दावेदार हैं, जबकि दो लोग और भी हैं, तो ऐसे में आपको कितनी उम्मीद है कि टिकट आपको ही मिलेगा? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी हूं नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के रूप में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी मुझे टिकट देगी, क्योंकि जो टिकट देने के मानक हैं उसके आधार पर मेरी टिकट मिलने की जो संभावना है वो प्रबल है। जैसा कि पिछले कुछ सालों से जो भी प्रोग्राम समाजवादी पार्टी के चले हैं, जो भी कार्यक्रम हुए हैं, आंदोलन हुए हैं या जो सम्मेलन हुए हैं, उसमें मेरी पूरी तरीके से भागीदारी रही है, प्रभावी भागीदारी रही है। साथ ही अभी 2022 में जो इलेक्शन हुआ है समाजवादी पार्टी का विधानसभा का, उसमें भी मैंने प्रभावी रूप से 100% अपना दिया है। और राज्य सम्मेलन, राष्ट्रीय अधिवेशन, इसमें भी मैं एक डेलीगेट्स के रूप में शामिल हुआ हूँ, और मेरी इस सब जानकारियों का संज्ञान संगठन के माध्यम से परमादरणीय श्री अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के पास पहुंचा है। और इसके उपरांत 31 जुलाई 2022 को लखनऊ पार्टी कार्यालय पर माननीय अखिलेश यादव जी से मेरी मुलाकात हुई है। जी राशिद जी, आप एक प्रोफेसर हैं और अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, उसके बाद जो है बावजूद भी आपको अचानक चुनाव में उतरने की ज़रूरत थी, क्या लगा आपको? देखिए, पिछले 25 साल की अगर आप नवाबगंज की राजनीति उठा के देखेंगे तो यहाँ की जो राजनीति है बहुत दूषित और खंडित रही है, जिससे नवाबगंज की जनता का हर स्तर पर नुकसान हुआ है। जैसे आप देख लीजिए कि जो रोड हैं वो टूटे फूटे हैं, गंदगियों का ढेर है, बीमारियां हैं, मच्छर हैं, जानलेवा बीमारियां हैं। उसके बाद लोगों को इलाज में आर्थिक क्षति पहुंची है, मानसिक क्षति पहुंची है, दर्जनों मौतें हुई हैं। उसकी वजह से लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, बहुत परेशानी के हालत में, मायूसी के हालत में पहुंच गए। तो ऐसे हालातों में जो जनप्रतिनिधि थे, जिन्हें उसकी जिम्मेदारी लेना थी, वो उस जिम्मेदारी से कतरा रहे थे, और बल्कि अपनी जो उनकी जो सोच है उसके मुताबिक उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं, या ऐसे पोस्ट, गलत सलत पोस्ट लिख रहे हैं। तो ऐसे हालातों में नवाबगंज की जी होश आवाम ने नवाबगंज को बेहतर बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, नवाबगंज को नरकगंज से चमनगंज बनाने के लिए मेरा चुनाव किया है। और मैं अपने सब शुभचिंतकों की बात को ध्यान में रखते हुए और अपनी मंशा के अनुसार
नवाबगंज की सियासत में एक बेहतर पहल करने जा रहा हूं और एक कामयाब कदम रखने जा रहा हूं। राशिद जी, अभी हमने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें पालिका अध्यक्ष के पति डॉक्टर ताहिर जी जो हैं आप पे काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे थे और वो कह रहे थे कि आपने उनका मैनेजमेंट नहीं देखा, बल्कि जो है 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से थे, वहाँ पे काम करते थे। क्या कहेंगे? देखिए, जब कोई व्यक्ति हारने लगता है, उसे लगता है उसकी हार करीब है, तो इस तरीके की फजूल बयानबाजी वो करते हैं और वो अपनी आदत के अनुसार, उनकी ये आदत है इस तरीके के बयान देना, झूठे फर्जी बयान देना, ये उनकी आदत में रहा है। मैं ऐसे बहुत सारे लोग जानता हूँ जिनसे इन्होंने कई लाख रुपए लिए। अगर उनको टोटल किया जाएगा तो वो 2-3 करोड़ रुपया बनेगा। नौकरी के नाम पर, ठेके के नाम पर, नगर पालिकाओं में दुकान के नाम पर, या जो ग्राम सभा की ज़मीन है उसको पट्टे देने के नाम पर। ऐसे लोग अब अपना तकाजा करने के लिए इनके घरों का घेराव कर रहे हैं, इनके घर का घेराव कर रहे हैं और ये उन्हें पिछले कई वर्षों से झूठे आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन ये आप पे भी तो आरोप लगाया है रुपये का? नहीं, मैं बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। उसे झूठे आरोप लगा रहे हैं और वो मतलब उनको झूठे आश्वासन दे रहे हैं ये। और अब जब इलेक्शन का समय आया तो उन लोगों ने जब विरोध करना शुरू किया है इनका, तो उनको फिर से एक झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि मैं ये घर बेचकर आप लोगों का जो रकम मुझ पे आ रही है उसकी उधारी चुका दूंगा। और मैं बहुत जल्द आवाम के सामने पत्रकार बंधुओं के माध्यम से उन लोगों को पेश करूंगा जिन लोगों का रुपया इन पर आ रहा है। उसके बाद ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, बाजा हो जाएगी कि कौन देने वाला है और कौन लेने वाला है। लेकिन आप पे जो आरोप लगाया कि आपकी वाइफ जो है वहाँ पे जो है कर्मचारी थी नगर पालिका में और आप जो है हमेशा उन्हें तंग करते थे पैसे के लिए भी, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ कि उनकी हमेशा झूठी फर्जी बातें करने की आदत रही है। नौकरी करना कोई गुनाह नहीं है। उनकी तरफ से ऑफ़र आया था नौकरी का, लेकिन जिसको मैंने ठुकरा दिया उसको वापस कर दी कि मैं ऐसी फर्जी नौकरी नहीं चाहता। उनका मानना है कि वो नवाबगंज में मुस्लिमों के अकेले नेता हैं, अकेले लीडर हैं और जो भी बाकी जो मुस्लिम हैं वो एक पोस्टर छाप है। ऐसा नहीं आपकी तरफ इशारा हो? देखिए, पोस्टरबाज नेता नहीं, मैं प्रेजेंटेबल नेता हूं नवाबगंज का। जब कोरोना काल था आपने देखा, तब भी मैं प्रेजेंट था, वो प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, अभी डेंगू प्रकरण चला, मैं प्रेजेंट था, वो प्रेजेंट नहीं थे। जब अभी गांव को शामिल किया गया तो मैं प्रेजेंट था, वो प्रेजेंट नहीं थे। अभी जो क्या कहते हैं हमारे माननीय जो चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश है, राज्य निर्वाचन आयोग, उसके द्वारा से मतदाता सूची संशोधन का कार्य चला, मैं प्रेजेंट था, वो प्रेजेंट नहीं थे। समाजवादी पार्टी में जो भी कार्यक्रम हुए, अभी आंदोलन हुए, सम्मेलन हुए, इलेक्शन, उन सब में मैं प्रेजेंट था, वो नहीं थे। मैं एक प्रेजेंटेबल नेता हूँ। लेकिन उनका कहना यह है, जो आपने जो प्रेजेंट की बात कही, वो ये कहते हैं कि कार्रवाई को लेकर उनकी भागम भाग चलती रही, इसीलिए कभी वो लखनऊ, कभी दिल्ली, कभी कहीं, इसलिए वो जो है नवाबगंज को जो समय नहीं दे पाए। जब आप भ्रष्टाचार करेंगे तब आप पर आरोप लगेंगे, आप उनको बचाव के लिए भागदौड़ भी करेंगे। भाई, आप वो काम ही क्यों कर रहे हो जिससे आपको इधर उधर भागना पड़ रहा है? जनता को समय ना देके, जनता की समस्याओं को हल ना करके आप नगर से बाहर ही रहते हैं, क्योंकि आपके काम ऐसे हैं। बहुत सारे चेयरमैन हैं इस ज़िले के अंदर, हमारे सेथल के चेयरमैन हैं, हमारे क्या कहते हैं दुरनिया मुंडिया के चेयरमैन हैं, रिछा के चेयरमैन हैं, बहेड़ी के हैं, धौरा टांडा के हैं, शाही के हैं, सीसगढ़, ऐसे तमाम चेयरमैन हैं। उन्हें कोई समस्या नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, जनहित के काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। आप जनता के लिए कोई काम ही नहीं करते हैं। लेकिन उनका मानना है आप जो है वोट आपको 100 या 200 पे आपसे मिट जाएंगे और उनके साथ पूरा परिवार खड़ा हुआ है। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मुझसे, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नवाबगंज के जो वोटों का गणित है, बढ़त लेने का जो गणित है, उसके बारे में आपको तफसील से बताता हूं कि नवाबगंज में 4-5 मोहल्लों में एक कोर वोट होता है। जैसे हमारा बगिया मोहल्ला है, जामा मस्जिद मोहल्ला है, कुर्रैस मोहल्ला है, नई बस्ती मोहल्ला है, या हमारे टांडा भाइयों को मोहल्ला है। इसमें 9-10 हज़ार कोर वोट पाया जाता है। वो कोर वोट इनकी दूषित कार्यशैली से नाराज रहा है, लेकिन विकल्प के अभाव में इनको वोट देता रहा। पिछले 2 इलेक्शन में ज़्यादा नाराज़गी थी, जो जीते हुए इलेक्शन है, तो उसमें मुझको प्रभारी बनाया गया और मेरे छवि का इस्तेमाल करते हुए
उससे बेनिफिट लिया गया। इसी हिस्से में, इसी खित्ते में जो मैंने आपको 5 मोहल्लों की बात की, इसमें हमारे ख़ानदान का ही बहुत वोट है और मेरी माँ की जानिब से बहुत रिश्तेदारियां हैं और उन लोगों का मेरी माँ से और मेरे भाइयों से मुझसे बहुत जुड़ाव रहा है और आज की तारीख में भी वो कोर वोट मेरे साथ हर स्तर पर तन मन धन से जुड़ा हुआ है। उनका कहना है कि आपको जो है मैनेजमेंट के बारे में कोई जानकारी ही नहीं, नॉलेज ही नहीं। तो मैंने अभी बताया, प्रभारी मैं रहा हूँ उनका। जब प्रभारी तो आप जानते हैं कौन होता है और उसको क्या कहते हैं, जो आरओ साहब होते हैं वो प्रभारी बनाते हैं। भाई निर्वाचन जो हमारे अधिकारी होते हैं वो उसको एक लेटर सौंपते हैं प्रभारी का, वो प्रभारी का लेटर मेरे नाम पर ही इशू है। जानना चाहेंगे, अभी हाल ही में जो 2 गांव को जोड़ा गया है नगर में, ये बहुत नगला और याकूबपुर को, तो ऐसे में चुनाव पर जो है क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैं उसके बारे में भी आपको तफसील से बताता हूँ कि जो दोनों गांव नवाबगंज नगर पालिका क्षेत्र में जोड़े गए हैं, हालांकि परिसीमन की जो प्रक्रिया है वो एक सामान्य प्रक्रिया है, इलेक्शन से पहले वो होती है। क्योंकि अभी 1 साल पहले ही, 1-1.5 साल पहले हमारे क्या कहते हैं ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए थे। अगर ये काम उससे पहले कर लिया जाता तो वहाँ नए प्रधान चुन के नहीं आते, लेकिन उस समय ना करके इसको इस समय किया गया, ठीक है। और उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी भी नहीं दी गई और संविधान के आर्टिकल 243Q का सहारा लेते हुए ये बताया गया कि इन दोनों ग्रामों में एग्रीकल्चर लैंड ना होके कमर्शियल लैंड है, इसलिए इनको शामिल करना सही है। जबकि वस्तु स्थिति इससे अलग है। वस्तु स्थिति ये है कि इन दोनों में अभी भी एग्रीकल्चर लैंड है, जबकि जो पास के और 2 गांव हैं हमारे रिछोला और क्या कहते हैं आपके ईंद जागी, वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड ना होकर कमर्शियल लैंड है, तो उनको शामिल किया जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता। इसलिए जो प्रक्रिया अपनाई गई वो अन्यायपूर्ण और अनुचित थी और इसका जो नोटिफिकेशन शासन से जारी हुआ उसको भी पब्लिक डोमेन में शायर नहीं किया गया। आखिरी दिन 13 सितंबर को इसको जाहिर किया गया। उस पर तुरंत हमने अपनी लखनऊ की टीम को सक्रिय करते हुए, मेरे पास अभी ये प्रमाण है यहाँ पर, दोनों प्रधानों की तरफ से उस पर आपत्ति दर्ज कराई गई, मेरी तरफ से भी आपत्ति दर्ज कराई गई, ठीक है। माननीय नगर विकास प्रमुख सचिव नगर विकास अनुभाग 2 में वो रिसीव भी मिली, वहाँ से रिसीविंग मिली। लेकिन उसके बाद क्या होना था कि जो उस आपत्ति का निस्तारण होना था वो निस्तारण उचित प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया गया और जो आपत्ति करता है उनको सही से नहीं सुना गया। तो फिर उसके बाद दोनों प्रधान जो हैं हमारे सहयोग से जो हैं और जो एडवोकेट एसपी सिंह जो हैं उनके माध्यम से लखनऊ हाई कोर्ट में रिट फाइल की गई और जिसमें जो है 28 नवंबर को डिसीजन आने की संभावना है और ये उम्मीद है कि जो दोनों प्रधान हैं उनके साथ न्याय होगा। मतदाता सूची संशोधन में आपकी क्या कार्यशैली रही है? देखिए, हर इलेक्शन से पहले जो स्थानीय निकाय चुनाव होता है तो माननीय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची संशोधन का कार्य होता है उसमें कि 5 साल के अंदर जिन वोटर्स की, जिन लोगों की आयु जो है वो 18 साल या उससे ज़्यादा हो गई तो उनको जोड़ा जाएगा और जो वोटर्स की डेथ हो गई है या कहते हैं कि उनकी शादियां हो गई हैं या कोई बाहर माइग्रेट कर गए तो उनका नाम मतदाता सूची से हटाया जाता है, जिसे विलोपन कहते हैं। और कुछ ऐसे मतदाता होते हैं जिनके नाम में कोई दिक्कत होती है एज को लेकर, तो उनका वो संशोधन किया जाता है। तो ये परिवर्तन का और क्या कहते हैं विलोपन का और संशोधन का कार्य पिछले 35-40 दिनों तक चला नवाबगंज के अंदर और मेरे स्तर से जो BLO को सहयोग दिया जा सकता वो दिया गया और पूरा कार्य जो है मानक के अनुसार निष्पक्षता से चलाया गया और जो है वो नए वोट बन के आए। इस बीच क्या हुआ था कि कुछ प्रत्याशियों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए इसमें थोड़ा सा रुकावट डालने का प्रयास किया, तो उसको लेकर तुरंत मैं माननीय हमारे जो ज़िले के लीडर हैं बड़े, माननीय भगवत शरण गंगवार जी, पूर्व मंत्री जी, मैं उनके साथ SDM साहब के पास गया और ज्ञापन दिया कि इस कार्य को पूरे निष्पक्षता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ
किया जाए। बोर्ड बनने से लेके बोर्ड जुड़ने से लेके पढ़ने तक सारा कार्य निष्पक्षता के साथ किया जाए। ये सभी दावेदार जो हैं अपनी तेज तर्रार छवि प्रस्तुत कर रहे हैं जनता के सामने, लेकिन आप जिस तरह से हम देख रहे हैं आप सादा मिजाज के हैं और अभी भी वो बात सामने नहीं आ रही तेज तर्रार वाली, क्या कहेंगे? देखिए, जो आप जिस तेज तर्रार छवि की बात कर रहे हैं, तो क्या दूसरों को गाली देना, झूठ बोलना, फर्जी बातें करना, रिश्तों को तार तार करना, 2 पैसे कमाने की हैसियत ना रखते हुए दूसरे लोगों को लाखों हजारों रुपए देने की झूठी बातें करना, क्या इसको तेज तर्रार छवि कहते हैं? मेरी छवि एक जिम्मेदार, सच्चे और लोगों के साथ खड़े होने वाले मददगार इंसान की रही है और मैं इसी छवि के साथ पूरे नवाबगंज की आवाम के साथ खड़ा हूँ और इसी छवि की वजह से लोग मुझे पसंद करेंगे। मैं उनका दिल जीतूंगा और इंशाअल्लाह इलेक्शन भी जीतूंगा। क्या लगता है आपको, जिस तरह से लोग डटे हुए हैं मुस्लिमों को लेके गेम खेल रहे हैं, तो क्या लगता है सिर्फ मुस्लिम वोटों से ही चुनाव जीत लिया जाएगा, जबकि पिछली बार से 10,000 वोट प्लस हुआ है इस बार? देखिए, ये इस बार का जो इलेक्शन है वो हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। इस बार का जो इलेक्शन है वो सेकुलर होगा और जो वोट आप कह रहे हैं 10,000 बड़ा है, तो पहले 29,500 था, अब शायद 39,500 40,000 के आसपास हो गया और लगभग दोनों का वोट लगभग बराबर है। और जो जनता है इस बार वो जो पोलराइजेशन होता था उसके झांसे में नहीं आएगी और जनता एक अच्छे प्रत्याशी को, ईमानदार प्रत्याशी को, शिक्षित पढ़े लिखे प्रत्याशी को चुनेगी और जात, बिरादरी, धर्म से ऊपर हटकर वोटिंग करेगी। अभी हाल ही में पालिका अध्यक्ष ने बीजेपी की ही सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी को ज्वाइन किया है, तो किस नज़रिए से आप देखते हैं उसे? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत फैसला है और मैं उनको निषाद पार्टी ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। शुक्रिया मैं इसलिए अदा करता हूं कि अब उनका हमारी समाजवादी पार्टी, खानदान, समुदाय से कोई कंपटीशन नहीं रहा। अब उनका कंपटीशन जो है टिकट को लेकर उनकी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से है और हमारा उनसे कोई भी ताल्लुक़ अब नहीं है। और उन्होंने जो ये अभी कदम उठाया है वो जो उनकी दूषित कार्यशैली रही है, उस दूषित कार्यशैली के प्रभाव स्वरूप उन पर जो कार्रवाई होना थी उससे बचने के लिए वक्ती तौर पर समाजवादी पार्टी से तो वो पहले भी नहीं थे ना, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से थे। वो 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी में रहे और 2019 में जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनी तो उसमें चले गए और फिर उसके बाद बसपा में शामिल हुए, फिर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, फिर अभी विधानसभा के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी से जुड़े और अब वो निषाद पार्टी में चले गए। तो क्या लगता है आपको, आपने जो है नवाबगंज के विकास के लिए आपका क्या एजेंडा है? देखिए, नवाबगंज जो है वो एक एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, एजुकेशन के हब के नाम से जाना जाता है। यहाँ डॉक्टर्स हैं, मास्टर्स हैं, लॉयर्स हैं और सिविल में कई सारे लोग हैं, लेकिन उस स्तर से नवाबगंज का विकास को अगर देखा जाए तो जीरो है। तो लिहाजा अगर नवाबगंज की जनता मुझे विश्वास दिखाती है, मुझे चुनती है, सहयोग देती, सम्मान करती है, तो मैं 5 प्रमुख कार्य नवाबगंज के लिए करना चाहूँगा। सभी समुदाय और वर्ग के लोगों के लिए 5 कम्युनिटी हॉल बनेंगे। सभी समुदाय वर्ग के लोगों के लिए 5 लाइब्रेरियाँ बनवाई जाएंगी। सभी वर्ग और समुदाय के लोगों के लिए 5 पार्क बनवाए जाएंगे। स्कूल बनाए जाएंगे जिनमें सभी वर्ग के लोगों को आधुनिक शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। लाइब्रेरियों में जो हमारे कंपटीशन के बच्चे हैं उनके लिए हर प्रकार की कंपटीशन की बुक्स रखी होंगी। यहाँ तक कि
ऑनलाइन फ्री कोचिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। साथ में जो बच्चे हमारे युवा साथी जो हैं, जो खेल में रुचि रखते हैं, तो उनके लिए एक मिनी स्टेडियम बनवाया जाएगा जिसमें क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, इन सारे खेलों का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही एक जो डॉक्टर्स हैं हमारे पास, डॉक्टर्स लॉबी से सहयोग लेते हुए एक अस्पताल खोला जाएगा जिसमें जो मौसमी बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां हैं, जानलेवा बीमारियां हैं, उनके उपचार की व्यवस्था फ्री होगी, दवाइयों की व्यवस्था फ्री होगी, जांचों की व्यवस्था फ्री होगी। एम्बुलेंस होंगी कि कुछ जो मरीज़ हमारे बहुत गंभीर रोगी होते हैं जिनको बाहर शिफ्ट करना होता है, लखनऊ, दिल्ली ले जाना है या कहीं और हायर सेंटर पर भेजना होता है, तो उसकी भी फ्री व्यवस्था की जाएगी। क्या आपको मालूम है नवाबगंज में एक प्राइमरी जो है उर्दू स्कूल भी चलता है, जबकि मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे जो है मुस्लिम चेयरमैन की बात करें तो 3 बार यहाँ पे रह चुके हैं और उससे राठौर साहब भी 2 बार रहे हैं, लेकिन किसी ने यहाँ पे जो उर्दू मीडियम स्कूल चल रहा है किसी ने उस पर नज़र नहीं डाला। आपको है जानकारी? जबकि वो जो जिस पे चलता था वो जगह जो है किसी ने दान की थी। जी हाँ, चलता था और आज वो दम तोड़ गया है और ऐसी तमाम संस्थाएं भी, बहुत सारी संस्थाएं भी दम तोड़ चुकी हैं और उसकी वजह यहाँ के जनप्रतिनिधि थे जिन्हें लोगों ने चुना, उनकी उदासीनता रही। उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और अगर जनता ने मुझे सहयोग किया और मुझे चुना तो मैं सभी लोगों से सहयोग लेकर, मशवरा लेकर इस काम को पूरा करूँगा। अभी डेंगू जो है काफ़ी फैला हुआ था, काफ़ी भयानक हालात थे नगर में और कई लोगों की जो है मौत भी हो चुकी। ऐसे में आपने क्या कराया? आप जब चेयरमैनी के दावेदार हैं, नगर की जनता के लिए आपने क्या किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत दुखी हूँ उन परिवारों के लिए जिनके चिराग बुझ गए, जिनके पालनहार चले गए, और हद तो तब हो गई जब जिस परिवार ने नवाबगंज को सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स दिए, उस परिवार से डॉक्टर लईक अहमद साहब का इंतकाल 23 अक्टूबर को हो गया। उसके बाद उसके बाद भी जो प्रशासन था या जो जनप्रतिनिधि थे वो गंभीर नहीं हुए, तो 24 अक्टूबर से लेकर अब तक मैंने अपनी कई टीमें लगाकर अपने स्तर से, अपने खर्चे से पूरे नवाबगंज में हर समुदाय के क्षेत्र में एंटी लार्वा दवा, जिसको टेमीफॉस कहते हैं, जिसका 5 ml 20 लीटर पानी में मिला के डाला जाता है मानक के अनुसार, उसका मैंने छिड़काव लगातार कराया। और उसके बाद तमाम लोगों ने मेरी सराहना की और मुझसे कहा कि ऐसे ही जनहित के कार्य आप करते रहिए और लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आप जैसे इंसान की ज़रूरत है, क्योंकि जो सच्चा लीडर, अच्छा लीडर वही है जो मुसीबत के वक्त, परेशानी के वक्त जनता के साथ खड़ा है। राशिद जी, जानना चाहेंगे, पालिका अध्यक्ष के पति खुद एक MBBS डॉक्टर हैं और नगर के हालात से बखूबी सभी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या उन्हें जनता का दर्द महसूस नहीं हुआ? जिस तरह से यहाँ पे बेशुमार गंदगी फैली हुई है और जो है डेंगू के भयानक हालात बने हुए हैं। ये तो आप लोगों के सोचने का विषय है कि उनको ताकत दी गई, उनको वोट दिया गया, लेकिन कोरोना काल था तब भी वो नहीं थे, और बीच में कोई समस्या आई उसमें भी वो नहीं थे, अभी डेंगू प्रकरण चला उसमें भी वो नहीं थे। उनकी तो जितना भी कार्यकाल रहा आप देखेंगे तो जनता के प्रति, जनहित के कार्यों से वो उदासीन रहे। जो भी परेशानी, दिक्कत आई उसमें उनकी उदासीनता सीधी सीधी दिखती है। पालिका अध्यक्ष के परिवार ने और इधर राठौर साहब के परिवार ने एक दूसरे पर कई केस किए, मुकदमेबाजी चलती रही, ऐसे में जनता को क्या मिला? जनता इन दोनों की लड़ाई में पिस गई और अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है और आज वो नए विकल्प की तलाश में है और बहुत उम्मीद के साथ मेरी तरफ देख रही है और मैं उनकी उम्मीद को जिंदा रखूंगा, उनको मायूस नहीं होने दूंगा। तो क्या लगता है, जनता ने इस बार जो है मन बना लिया बदलाव का? बिल्कुल बदलाव आप खुद देख सकते हैं, आप लोगों से मिलिए, आप उनसे बात कीजिए, आपको खुद फ़र्क महसूस होगा कि इस बार जनता जो है बदलाव चाहती, वो चाहती है कोई ऐसा शिक्षित, पढ़ा लिखा, ईमानदार इंसान आए जो हमारी जन समस्याओं को लेकर गंभीर रहे और उनका
तुरंत समाधान करे, उनके साथ हर समस्या में कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहे। आपकी चुनावी फाइट जो है किससे होगी, किससे मानते हैं? देखिए, अभी स्थिति साफ नहीं है कि किस पार्टी से कौन सा प्रत्याशी आएगा। तो जब तक ये अभी आरक्षण होना ही बाकी है, आरक्षण के बाद पार्टी जो हैं वो टिकट डिक्लेयर करेंगी, उसके बाद स्थिति साफ होगी कि हमारा, वैसे सामान्य तौर पर मैं समाजवादी पार्टी से हूँगा तो हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी होगा उससे होगा। नवाबगंज की जनता के लिए आपका क्या मैसेज, क्या संदेश? नवाबगंज की जनता से मैं यही कहूँगा कि वो अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। हालात बहुत ख़राब हैं इस समय, बहुत सारी बीमारियां हमारे कस्बे के अंदर फैली हुई हैं। सफाई सुथराई का ध्यान रखें और मैं उनसे ये कहूँगा कि जिस तरीके से वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, ये जो हमारे युवा हैं, जब वो कहीं एडमिशन लेने जाते किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में तो एक अच्छे टीचर का इंतखाब करते हैं, या जब वो बीमार हो जाते हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर का इंतखाब करते हैं, उसी तरीके से इस बार के इलेक्शन में वो एक बेहतर कैंडिडेट का इंतखाब करें जो उनके समस्याओं का समाधान कर सके, जो उनके बुरे हालातों में उनके साथ खड़ा रहे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ जनता से कि वो मुझे सहयोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आने के लिए। तो ये थे प्रोफेसर मोहम्मद राशिद अंसारी जी, जिनसे हमने जो है चुनाव को लेकर तमाम चर्चा की, नगर की समस्याओं को लेकर जो है तमाम तरह के मुद्दों पे चर्चा की। आगे भी हम जो है आपको इस तरह के इंटरव्यूज़ दिखाते रहेंगे और नगर की समस्याओं को लेकर जो है वार्तालाप करते रहेंगे, नगर की हकीकत जो है वो आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए परवेज अंसारी की न्यूज़। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।